एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता से जुड़े सरोकारों की। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आईपा में। नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आईपा द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है जिसमें प्रगतिशील राजनीति यानी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात होती है। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में सर आप क्या अपने सुझाव रखना चाहेंगे और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में आपको क्या लगता है क्या-क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स यानी प्रगतिशील हुँ, राजनीति में हुँ, राजनीतिक दलों का, राजनीतिक नेताओं का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का चिंतन, मनन, कार्यव्यवहार ये रचनात्मक होना चाहिए। हुँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हुँ, सबका प्रयास, हुँ। ये आज की राजनीति की आवश्यकता है और यही प्रगतिशील राजनीति है। सर, प्रगतिशील राजनीति को लेकर बहुत सी बातें उठती हैं और जब हम देखते हैं चुनाव का समय आता है तो कहीं न कहीं अन्य दल जो बहुत सारे हैं वो भावनात्मक मुद्दों को उठाना शुरू कर देते हैं। जबकि फैक्ट फिगर डेवलपमेंट को लेके कहीं न कहीं चर्चा होनी चाहिए, लेकिन धर्म, कर्म इन सब चीज़ों की बातें उठने लग जाती हैं। इसको आप कितना गलत मानते हैं? नहीं, देखिए, भारतवर्ष आस्थावान देश है। हुँ, धर्म राजनीति को संतुलित करता है, राजनीति का मार्गदर्शन करता है। हुँ, धर्म कभी राजनीति में बाधक नहीं है, हुँ, सहायक है। राजनीति को आगे बढ़ाने में, स्वच्छ राजनीति को करने में धर्म सदैव मार्गदर्शक है। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ में लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हुँ, उसके कारण देश और समाज का नुकसान होता है, क्योंकि सबका एक राष्ट्र मानकर चलेंगे तो एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र हुँ, बनेगा और उसमें सब अपनी भूमिका का निर्वहन करें। तो धर्म कहीं बाधक नहीं है। आज की राजनीति में तो दिक्कत ये है कि जिन राजनीतिक दलों के पास कोई नीति नहीं, नेता नहीं, नीयत नहीं, जो केवल 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 किसी भी प्रकार से सत्ता चाहते हैं, तो वो बिना ये सोचे कैसे होगा, लोक लुभावने आश्वासन, जिनको ने मालूम है कि हमको तो सत्ता में आना नहीं है, लेकिन वो बरगलाने का काम करते हैं और किसी कारण से आ गए तो उसके कारण देश का नुकसान होता है। वहीं सिर्फ नेतृत्व की अगर बात करी जाए तो तमाम दल हैं वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं। हालांकि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नाम मात्र कुछ ना कुछ दल जो है लोकतांत्रिक कहे जाते हैं। उसके बाद में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की राजनीति की जो भारत में विडंबना है हम्म, वो ये है कि अधिकांश राजनीतिक दल पारिवारिक है। हम्म, मैं इसमें कह सकता हूं कि जिस राजनीतिक दल से मैं जुड़ा हूं, हम्म, भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो लोकतांत्रिक है, जिसमें बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का हर तीसरे वर्ष चुनाव होता है। चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव को भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है और किसी को ये मालूम नहीं कि बूथ का अध्यक्ष कौन बनेगा, मंडल का अध्यक्ष कौन बनेगा, नगर का अध्यक्ष कौन बनेगा, जिले का अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रदेश का अध्यक्ष कौन बनेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। उदाहरण दूं तो पिछले 21 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन कांग्रेस में श्रीमती सोनिया गांधी 21 वर्षों से अध्यक्ष हैं। एक परिवार का पोषण परिवार पार्टी को चला रहा है और ऐसे अन्य दलों को है। मायावती जी को देखो, आप मुलायम सिंह जी के यहाँ देखो, सत्ता में आएंगे तो परिवार के लोगों को स्थापित। जब सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो 35 लाल बत्ती एक ही घर, सारी संगठन की पोस्टें, सब कुछ, सभी जितने दल हैं किसी को देखो, जो व्यक्तिवादी दल है। और फिर उनका हश्र भी क्या होता है, वो परिवार या व्यक्ति राजनीति से अलग हो जाता है तो दल समाप्त हो जाता है। जनता के हित में नहीं है, वो केवल परिवार और अपने रिश्तेदारों के पोषण के लिए है। राष्ट्र राजनीति में उनका कोई योगदान हो नहीं पाता, स्वार्थ की राजनीति में करते हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो,
कांग्रेस की भी वही स्थिति हो गई है, इसीलिए कांग्रेस संकुचित भी हुई है। यद्यपि लोकतंत्र के लिए कांग्रेस अगर लोकतांत्रिक होकर के काम करे तो अच्छी बात थी, लेकिन नहीं किया उन्होंने, उनका काम है। सर, अगर आम आदमी पार्टी की ही बात करी जाए, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया, आजकल आम आदमी पार्टी बहुत प्रचंड रूप से अपना प्रचार प्रसार कर रही है। कहीं ना कहीं जो तमाम दल, अगर उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस ने ही यहाँ पे कहीं ना कहीं राज किया है जब से राज्य बना है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं धरातल ढूंढती हुई नजर आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के इस प्रयास को? आम आदमी पार्टी की पोल खुल चुकी है। 10 साल में दिल्ली में जो उन्होंने किया कहा वो कुछ नहीं किया। आज उनके मोहल्ला क्लिनिकों की हालत खराब है, वहां पर पशु चल रहे हैं, पशु अपना आराम फरमा रहे हैं, स्कूलों की हालत खराब है, सड़कों की हालत खराब है, एक बारिश में सब जाम हो जाता है, कोई पॉल्यूशन की हालत आप देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की आप हालत देख रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी है, उनको एक अवसर मिला था कुछ करके दिखाते, उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो उस मॉडल की बात कर रहे हैं जो मॉडल यहाँ, वो कौन सा मॉडल लाना चाहते हैं? वो यहाँ पॉल्यूशन लाना चाहते हैं दिल्ली, वो यहाँ दिल्ली के पशु जिनमें बन रहे वैसे मोहल्ला क्लिनिक लाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं? वो लोगों को भड़कलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड का जनमानस, उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड का सैनिक, उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड के पुरुष, उत्तराखंड के किसान, उत्तराखंड के मजदूर, ये सब इतने देवभूमि के सम्मानित हैं, पूर्व सैनिक, कि ये सब समझते हैं कि देश के हित में क्या है, क्योंकि उत्तराखंड एक सीमांत राज्य है, दो देशों की सीमाएं इससे लगी है, इसलिए वो बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और उसके निर्णय में कभी गलती नहीं। अगर सर करंट सिनेरियो की बात करी जाए तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही महीनों की दूरी पे चुनाव रह गए हैं। ऐसे में सर युवा जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं समाज का, देश का, प्रदेश का। तो युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अपने नेतृत्व को चुने? क्योंकि देखिए युवाओं के दो वर्ग कहीं ना कहीं देखते हैं, एक तरफ जो छात्र राजनीति में बहुत एक्टिव रहते हैं और एक जो नोटा का बटन दबाने में विश्वास रखते हैं। तो आप युवाओं को कैसे उनका मार्गदर्शन करेंगे सर? देखिए, मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि नोटा किसी समस्या का समाधान, वो स्वयं राजनीति में आकर के राजनीति को सुधारें, राजनीति में अपना योगदान दें और स्वच्छ राजनीति की ओर बढ़ाएं। युवा के अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है, युवा के अंदर साहस होता है, युवा परिवर्तन का वाहक बन सकता है। और इतिहास में जितनी क्रांतियां हुई है सब युवाओं, किसानों, मजदूरों ने की है, तो युवा को अपना योगदान देना चाहिए। और मैं तो कह सकता हूं कि देखो, भारतीय जनता पार्टी समाज के अनुरूप, आवश्यकता के अनुसार तुरंत परिवर्तनशील निर्णय लेती है। अभी हमने नौजवान मुख्यमंत्री दिया है, नौजवानों का मार्गदर्शन कर रहा है, मेरे युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था वो, और आज वो इतना अच्छा, आज हर एक आदमी उसकी प्रशंसा कर रहा है, किस प्रकार से निर्णय ले रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से बोल रहा है, किस प्रकार से मुख्य सेवक की भूमिका निभा रहा है। ये एक उत्तराखंड के लिए एक अच्छा साइन है। और जो उन्होंने लक्ष्य लिया है, युवाओं को उसमें योगदान देना चाहिए कि 2025 को हम उत्तराखंड का देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे, इसमें युवा अपना योगदान दें। आईपा सर लगातार समाज कल्याण की बात करता है, प्रगतिशील किस तरीके से राजनीति को बनाया जाए उसकी बात करता है। हमने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा है सर, आप समाज कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। हालांकि आप बहुत ही रेपुटेटिव पद पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो अपार्ट फ्रॉम आपकी ड्यूटी के, आप देखा जाता है तस्वीरों के माध्यम से जन सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। तो इसी से जुड़ा सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि समाज में जो महिलाओं को लेकर बुराइयां हैं, जो तमाम बुराइयां चल रही हैं, उसको किस तरीके से खत्म करा जाए, किस तरीके से मानसिकता जो है लोगों की बदली जाए, इसके बारे में आपकी क्या सुझाव है? देखिए, मेरा सुझाव है कि कोई भी समाज घर से बनता है, और पिछले भौतिक युद्ध के अंदर परिवारों की व्यवस्थाएं कुछ ना कुछ क्षरण हुई। विशेष रूप से आजादी के बाद जो हमारी शिक्षा नीति थी उसने बहुत नुकसान किया। आज 34 वर्षों के बाद मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश की शिक्षा नीति में परिवर्तन आया है। वो शिक्षा नीति लागू होगी, उसमें प्राइमरी एजुकेशन से लेकर, घर से लेकर के माध्यमिक एजुकेशन, इंटर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सब में किस किस प्रकार से बालक का विकास होना है और वो एक चरित्रवान बालक बने, जो देश और समाज के प्रति जिसके अंदर संवेदनशीलता हो, इस प्रकार का जो काम आगे बढ़ेगा, मैं समझता हूँ भविष्य उज्जवल है।
हमारी आने वाली पीढ़ी को हम भी प्रयास करेंगे कि अच्छा भारत उसके हाथ में सौंपे और वो भी अपने योगदान से भारत को विश्व के अंदर एक अग्रणी राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। एक आखिरी प्रश्न है सर, प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए प्रयास कर रहा है आईपा, इस प्रयास को किस तरीके से देखते हैं सर, और कोई अगर आपका मार्गदर्शन आईपा को मिल जाए? मैं आईपा के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आईपा ने एक बहुत अच्छा पवित्र उद्देश्य लिया है कि राजनीति को प्रगतिशील करे, लेकिन प्रगतिशीलता का मतलब केवल भोंदी आधुनिकता ना हो जाए। प्रगतिशील भारत के जो चिंतन है, भारत के जो मूल चिंतन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, और वसुधैव कुटुम्बकम का जो मोदी जी ने भी करके दिखाया। हमने कोविड में जहां अपनी समस्याओं का समाधान किया, पूरे विश्व को हमने मेडिसिन दिया, पूरे विश्व को हमने वैक्सीनेशन दिया। तो इस प्रकार का जो हमारा मूल चिंतन है उससे हम भटके नहीं, उसको और आगे बढ़ाएं। जैसे योग को आज अंतर्राष्ट्रीय बनाया है, इस प्रकार से मैं आईपा के लिए भी शुभकामनाएं करता हूं कि उसके दिमाग में एक बात सबके रहनी चाहिए, हमारे नेशन फर्स्ट। इसको लेकर जब हम काम करेंगे तो सब काम ठीक से होंगे। अगर हम सेल्फ को फर्स्ट रखेंगे तो नुकसान होगा सबका, व्यक्तिगत नुकसान भी होगा, देश और समाज का नुकसान भी होगा। हम राष्ट्र को पहले रखेंगे, नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट, तो मैं समझता हूँ सबका हित होगा। आईपा के साथ जुड़ने के लिए सर आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये थे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।